8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर के सारे कुत्ते शेल्टर में पहुंचा दिए जाएं। क्या ये संभव है? तो उसकी या तो जिम्मेदारी एक्टिविस्ट पूरी उठाए, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। कुत्ते ने बॉडी में जितना ऊपर काटा खतरा उतना ज्यादा है। बिल्कुल, छोटे एरिया के अंदर डॉग को आप रख देंगे तो निश्चित रूप से स्किन डिसीज के केस या और बहुत से केस आपस में बढ़ जाएंगे। अगर किसी आवारा कुत्ते ने किसी इंसान को काटा जी, तो क्या शर्तिया उस इंसान को रेबीज होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। रेबीज भी दो तरह की होती है। एक, ये कैसे पता चलेगा कि कुत्ते को रेबीज है या नहीं है? उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। तो रेबीज जो सबसे ज्यादा चांसेस है जल्दी होने के, वो बच्चे में है। ब्रेन में पहुंचने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार पहुंच गया तो फिर डेथ निश्चित है। क्या कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं डॉग्स की जो ज्यादा अग्रेसिव होती हैं? कहीं ना कहीं उनको हैरिश किया गया होगा, तभी वो बाइट करती है। जब हम लोगों के घर जाते हैं, उनके पेट्स होते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये तो ये वाली ब्रीड है, ये बहुत शांत होती है, ये नहीं काटेगी। नॉर्मल जिस घर में आप जा रहे हैं आप उसके लिए अनजान है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं बाइट करेगी। जर्मन शेफर्ड है, पिटबुल है, ये फ्लैट के लिए नहीं बने। आपके पालतू कुत्ते से लेकर आवारा कुत्ते तक किसी के साथ जुल्म हो जाए तो किस संस्था को फ़ोन करना है, किस एजेंसी को बुलाना है, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर कुत्ता किसी आदमी को काट ले तो वो आदमी अपना इलाज खुद कराए, इंजेक्शन खुद लगाए। उस पर जो जुल्म हुआ है उसकी जिम्मेदारी कोई भला मानस हुआ जिसका वो पेट डॉग है वो ले तो ले ले, वरना आवारा कुत्ते के काटने के केस में उस आदमी की किस्मत है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। उसके इंजेक्शन का खर्चा उसे खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलेंगी ये ज़रूरी नहीं है। इस पूरे हालात को सुप्रीम कोर्ट ने भी समझ लिया है और उसके बाद आया है एक कड़ा फैसला कि दिल्ली एनसीआर से ही शुरुआत करते हुए जितने भी आवारा कुत्ते सड़कों पर, गली मोहल्ले में, किसी भी इलाके में दौड़ रहे हैं, उन सब को शेल्टर तक पहुंचाना है। और ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को, एमसीडी को, एनडीएमसी को और संबंधित विभागों को दे दी गई है। क्या इससे आपकी और हमारी समस्या का हल हो जाएगा? क्या इससे सो कॉल्ड एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की समस्याओं का हल हो जाएगा? क्या इससे कुत्तों की अपनी परेशानियों का हल हो जाएगा? इन सभी सवालों पर आज स्पेशल पॉडकास्ट में रोशनी डालेंगे। हमारे साथ इन सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर प्रदीप गौड़ मौजूद हैं, जो कि जाने माने वेटनरी एक्सपर्ट हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समाधान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है ये वाकई कितना संभव है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। जो आज फैसला आया है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर के सारे कुत्ते शेल्टर में पहुंचा दिए जाएं, सबसे पहले तो क्या ये संभव है? देखिए, संभव है या नहीं ये बाद में बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान क्यों लेना पड़ा, जबकि 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कोई भी डॉग जहाँ से उठाएंगे आप ट्रीटमेंट के बाद उसे वहीं छोड़ेंगे, स्टलाइजेशन के बाद भी वहीं छोड़ेंगे, वैक्सीनेशन के बाद भी वहीं छोड़ेंगे। ये काम भी एजेंसियों को करना था। ये काम भी एजेंसियों को करना था या सो कॉल्ड एनिमल लवरों को करना था, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। 2 सालों के अंदर डॉग बाइट के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़े, डेथ रेशियो भी बढ़ा, नंबर ऑफ बाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को खुद ये कड़ा फैसला लेना पड़ा कि ये अगर कड़ा फैसला नहीं लेते तो कोई ना कोई एक्टिविस्ट या कोई भी उसमें इंटरफेरेंस करते। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया जो भी इंटरफेरेंस करेगा वो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। बिल्कुल, तो हम माने इंटरफेरेंस नहीं होगा तो अभी भी इंटरफेरेंस तो अब भी होगा, लेकिन जो आप उस चीज़ को इस तरह से देखिए कि जो वो सेवा करना चाहते हैं डॉग की, अभी भी वो स्ट्रीट पर कर रहे हैं, गलियों में कर रहे हैं, फीडिंग से लेकर के जो भी वैक्सीनेशन तक, स्टलाइजेशन तक, वो इस टाइम गलियों में कर रहे हैं जी। अगर वो शेल्टर में पहुंचते हैं तो उनका फोकस पर्टिकुलर एरिया, एक छोटे से एरिया में होगा। ये पता होगा कि दिल्ली में ये 15 शेल्टर हैं जहां सारे डॉग्स हैं। वो आप जो काम लड़ने भिड़ने में स्ट्रीट पे हो रहा है, एनिमल लवर और जिस हिसाब से जो नॉन एनिमल लवर है उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे को, कोर्ट तक मामला पहुंच रहा है, आपस में दुश्मनी हो रही है, वो आप कम से कम जो एक्टिविस्ट है उनका फोकस केवल 10-5 शेल्टर पर रहेगा। पूरी जान लगाइए आप उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए या वैक्सीनेशन के लिए, वहाँ देखिए आप। वहाँ देखिए, ये जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, क्या इनका काम होता है कि डॉग्स को पकड़ें, स्टरलाइज करें, वैक्सीनेट कराएं? कितना करते हैं ये काम? देखिए, ये एनजीओ की तरह वर्क करते हैं, यानी प्रॉफिट कोई नहीं, लेकिन वर्क करेंगे एज ए सोशल वर्कर। लेकिन उसके अंदर 50-50 का रेशियो रहता है। जो एक्चुअल एनिमल लवर है वो वास्तव में ही वर्क कर रहे हैं आज भी, लेकिन इनकी आड़ के अंदर स्यूडो एनिमल लवर भी घुस जाते हैं। जो एक्चुअल में एनिमल लवर होते नहीं, वो अपना दूसरा हित साधते हैं।
और ऐसे ही लोग आमतौर पर आम आदमी को परेशान करते हैं। अगर आप किसी बिल्कुल। स्ट्रे डॉग को भगाना चाहें अपने इलाके से तो सबसे पहले झंडा लेकर आपके घर आ जाएंगे कि आप जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, अगर डॉग किसी भी बच्चे को काटता है या किसी भी बुजुर्ग को काटता है, अब पार्क में जाना उनका बंद हो गया, बच्चों को खेलना बंद हो गया, क्योंकि पार्क के अंदर बैठे हुए हैं लाइन से। अब अगर बाइट वहाँ किया तो वैक्सीनेशन का खर्चा कौन उठाएगा? और छोटा बच्चा है, पता भी नहीं चला कि उसको बाइट हो गया, या वो इलिटरेट है, उसको पता नहीं बुजुर्ग आदमी को कि मुझे वैक्सीनेशन प्रॉपर कैसे लेना है, कब लेना है, वो हल्के में ले लेते हैं, मान चला रेबीज हो गई, तो उसकी या तो जिम्मेदारी एक्टिविस्ट पूरी उठाए उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉग बाइट कर रहा है, जब उसकी फीडिंग की जिम्मेदारी उनकी है, वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी उनकी, अगर उसने बाइट किया किसी भी उसको, तो ठीक है, आपके पास कार्ड तो होगा उसका, वैक्सीनेशन शेड्यूल आपके पास है, जब आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कार्ड दिखा दीजिए कि आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, इसके वैक्सीनेशन प्रॉपर है लगा हुआ, लेकिन वो भी नहीं बता पाते, तो वैक्सीनेशन का शेड्यूल ही पूरा नहीं हो पाता। मुझे लगता है समस्या इसलिए भी ज़्यादा हुई, हम दिल्ली एनसीआर की सोसाइटियों में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अचानक से एक्टिविस्ट बन जाते हैं, अपने घर के आसपास कुत्तों को पालने लगते हैं। कोई वैक्सीनेट कराता हुआ तो कभी नहीं दिखा। आपके पास आते हैं क्या मुझे ऐसे प्रैक्टिस करते हुए 33 ईयर्स हो गए जी, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। और ऐसे आप लोग इंडिविजुअल बहुत डॉग होंगे। आते हैं, हाँ। लेकिन स्ट्रे डॉग के मामले में अगर आगे तो बूस्टर डोज के लिए मेरे पास तो रेयर ही आए हैं। अच्छा, तो एनिमल को बूस्टर डोज भी लगवानी पड़ती है? हर एक को, आज आपने वैक्सीनेशन दिया, आफ्टर 1 मंथ उसकी रिपीट होगी बूस्टर डोज, 1 month? आफ्टर 1 मंथ, अच्छा, देन एवरी ईयर आपको बूस्टर डोज एवरी ईयर लेनी पड़ेगी। हर साल लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, इसमें तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए मेरी सोसाइटी के पास स्ट्रे डॉग्स हैं, उन्हें मैं पाल रही हूँ, अब वो कहीं चले गए। होता है ऐसा, एक इलाके से अगर दूसरे इलाके में जाएंगे तो डॉग बाइट, आपस में डॉग बाइट के भी इंसिडेंट पड़ते हैं कि एक डॉग ने दूसरे डॉग को, इलाके होते हैं इनके, एरिया होता है, एक एरिया से अगर दूसरी डॉग एरिया में डॉग जाएगा तो आपस में झगड़ा होगा, उसमें अगर कोई भी रैबिट डॉग हुआ तो निश्चित रूप से इसको भी रेबीज हो जाएगा। अब दोनों में जो भी काटेगा आगे रेबीज बढ़ेगा, इसीलिए रेबीज के इंसिडेंट डे बाय डे बढ़ रहे हैं, डेथ रेशियो ही बढ़ रहा है। अच्छा, और इसीलिए जो हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि अभी हम विजुअल्स बहुत देखते हैं, वीडियो आ रहे हैं, बच्चे को काट लिया, पिटबुल के केस बीच में इतने आए कि पिटबुल को तो रखने पर सोसाइटीज में बवाल होना शुरू हो गया। ये डॉग्स बाय नेचर ओवर द ईयर एग्रेसिव हो रहे हैं, क्या समस्या है? देखिए, जितने भी, एक तो नेचुरल डॉग होते हैं ब्रीड, कुछ इंडी डॉग हैं वो बने हुए हैं, कुछ ऐसे डॉग हैं जो इंटेंशनली बनाए गए एग्रेसिव, पिटबुल है वो बनाया गया, अच्छा, क्रॉस करा के उन्होंने एक जेनेट की ब्रीड, तो वो उसकी नेचर है एग्रेसिव, रॉटवीलर है, एग्रेसिव नेचर है, उसको आप 2 कमरों को मकान में ही अगर वो कर देंगे, रखेंगे, तो निश्चित रूप से उसको खेलने के लिए जगह नहीं मिल रही, वो बाइट आज निकल करेगा। लेकिन स्ट्रे डॉग में क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रे डॉग अगर चेस कर रहे हैं आपके स्कूटर को तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप गिर भी सकते हैं, और एक्सीडेंट में भी डेथ होती है, ऐसा नहीं। तो एक्टिविस्ट हो या एनिमल लवर हो या एनिमल हेटर हो, कोई भी हो, ह्यूमन को ये देखना चाहिए कि जो आप एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर अगर आप स्ट्रीट डॉग को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आप कर नहीं पा रहे, इसीलिए इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, तो उसको आप पर्टिकुलर शेड में आप वहाँ देखिए कि उसको ढंग से रख रहे हैं, नहीं रख रहे, आप आवाज़ उठाइए। अक्सर हम ये भी देखते हैं डॉक्टर साहब कि एक डिस्कशन ये भी होता है कि सोसाइटी में फ्लैट्स छोटे हैं, एरिया कन्फाइन है, ऐसे में हर पालतू कुत्ता जो है वो उस छोटे से एरिया के लिए बना भी नहीं है। क्या ये बात सच है? देखिए, दूसरे डॉग का एरिया के अंदर अगर वही डॉग जाएगा तो निश्चित रूप से लड़ाई होगी आपस में, तो छोटे एरिया के अंदर रह जाते हैं, सोसाइटी का डॉग सोसाइटी में रह जाता है, अगर बाहर रोड पर ही पहुंचेगा तो दूसरा डॉग उसको सर्वाइव नहीं करने देगा, परेशान करेगा। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि मान लीजिए छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, 2 BHK हैं, कुत्ता जो है वो बड़ा है जी, क्या वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, उसको बड़ी जगह चाहिए, बड़ी जगह चाहिए। आप उसे या तो घर के अंदर आप ब्रीड रख रहे हैं, ज़्यादा समस्या घर पर रखने वाले डॉग की नहीं है, जो आपके खुद के डॉग रखे हुए हैं आपने, तो आप उसको चेन लगा कर आप घुमाने ले जाते हैं प्रॉपर, अब वो अलग बात है, आप गंदगी कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर डॉग बाइट है तो आप जिम्मेदारी भी तो उठाने के लिए तैयार है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सबको पता है पब्लिकली कि वो डॉग आपका है, अगर वो बाइट करेगा तो आपकी जिम्मेदारी आप लाइबल है उसको उठाने के लिए, आप वैक्सीनेशन भी करवाएंगे, पेनल्टी भी देंगे जो भी, लेकिन स्ट्रीट डॉग की पेनल्टी कौन देगा? क्या गवर्नमेंट देने को तैयार है? या एक्टिविस्ट सुनवाई नहीं है कौन देगा? तो डॉक्टर साहब या तो RWA ले इस बात की जिम्मेदारी कि ठीक है जी, अगर काटता है हम इसका खर्चा उठाएंगे। हाँ, सही बात है। RWA तो लोगों पे डाल देती है, तो लोगों पे डाल देता है कि आप नोजल लगाएं, तो जिम्मेदारी कोई नहीं होती यार, नहीं तो इसीलिए कोर्ट ने जिम्मेदारी ली है, इसीलिए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और
अभी से विरोध शुरू हो और गया। हर चीज़ की मेरिट डिमेरिट दोनों होते हैं, इसकी मेरिट भी है, इसकी डिमेरिट भी है। जी, तो तो मेरिट डिमेरिट थोड़ा समझाएं कि इस मामले में क्या दिक्कतें आएंगी और देखिए, क्या डिमेरिट ये कि एक स्पेसिफिक जगह आपने डॉग को रखा, हम्म, शेल्टर में अंदर रखा, हम्म, उसका अगर केयर प्रॉपर नहीं हुआ तो निश्चित रूप से डॉग प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको अदर डिसीज भी हो सकती है, अच्छा, वो मेंटली अपसेट भी हो सकता है। फीडिंग प्रॉपर नहीं हुई, क्योंकि लाखों की संख्या में अगर 15-20 शेड बनाए उसमें लाखों डॉग होंगे, अगर फीडिंग प्रॉपर नहीं हुई जी, तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, तो वो लुक आफ्टर पहले ही सोचना पड़ेगा। और एक कुत्ते से दूसरे को बीमारी होने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे। कम एरिया में ज्यादा अगर आप एक एरिया में, अगर आप छोटे एरिया के अंदर डॉग को आप रख देंगे तो निश्चित रूप से स्किन डिसीज के केस या और बहुत से केस आपस में बढ़ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने फ्री एकदम ओपन एरिया के अंदर आपने 1 लाख डॉग रख दिए, एक दूसरे के जो दुश्मन डॉग है उनको आपको अलग रखना पड़ेगा, मेल फीमेल अलग रखना पड़ेगा, स्लाइशन प्रॉपर करना पड़ेगा, ओटी बनानी पड़ेगी आपको। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन उस प्रॉब्लम के आगे हौसला छोटी हो जो डॉग बाइट के केस है या रेबीज हो रही है, क्योंकि एक को अगर रेबीज होगी तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये अभी हमने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आवारा जानवरों को शेल्टर में डालने से क्या परेशानियां हो सकती हैं उस पर रोशनी डाली है, लेकिन वो परेशानी कहीं ज़्यादा बड़ी है जब कोई स्ट्रे डॉग किसी आदमी को काट लेता बिल्कुल है। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी आवारा कुत्ते ने किसी इंसान को काटा जी, तो क्या शर्तिया उस इंसान को रेबीज होगी? नहीं, ऐसा नहीं है जी, अगर डॉग ने बाइट किया और उसको रेबीज वायरस नहीं है तो मुझे वो 10 काट ले, मुझे रेबीज नहीं होगी। अच्छा, लेकिन ये कंफर्मेशन कैसे होगा कि वो रेबिड उसके अंदर नहीं है? एग्जैक्ट। तो मुझे तो वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। मेरा काम वैक्सीनेशन लेने का है, मुझे लेना पड़ेगा, मजबूरी में लेना पड़ेगा, चाहे मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो भी मुझे वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। तो अब मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि ये कैसे पता चलेगा कि कुत्ते को रेबीज है या नहीं है? उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि सिम्टम आम पब्लिक को पता नहीं होते कि क्या क्या सिम्टम है। वो कोई स्पेसिफिक या तो एनिमल एक्टिविस्ट पता है उसको, या डॉक्टर पता है, या उसको नॉलेज हो, अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि वो खुद देखे कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। रेबीज भी 2 तरह की होती है, एक फ्यूरियस और एक डम। अच्छा, फ्यूरियस के अंदर डायग्नोसिस करना इजी होता है कि उसका सलाइवा हो निकल रहा होगा, लोअर जॉ उसका नीचे हो जाएगा, टंग बाहर हो जाएगी, जिगजैग मोशन में चलेगा, बाइट करेगा, नॉर्मल फूड ना लेकर के वो चैन, वुडन पीस, मड इसको बाइट करेगा, खाएगा। लेकिन एक डम फॉर्म होती है, डम फॉर्म के अंदर डॉग बिल्कुल बिल्कुल सुस्त होकर के एक कोने बैठता अंधेरे में, वो कुछ नहीं करता किसी को, लेकिन जैसे ही कोई आता है उसको बाइट कर लेता है। ये डम फॉर्म है। डम फॉर्म का डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल है, अच्छे एक्सपर्ट डायग्नोसिस नहीं कर पाते। तो डम फॉर्म रेबीज मिलती है पब्लिकली। तो फिर वही सवाल कि अगर किसी इंसान को काट ले कोई स्ट्रे डॉग, वो कैसे पता करे कि उसको? देखिए, रिस्क नहीं लेना तो वैक्सीनेशन आज काटा, आप 24 आवर्स में वैक्सीनेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए, उसमें लापरवाही नहीं करती। आप मान के चलें कि डॉग ने बाइट किया है तो रेबीज ट्रांसमिट हो सकती है। उसमें रेबीज है या नहीं है, वैक्सीनेशन सेम रहेगी? वैक्सीनेशन सेम रहेगा, शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है जी। 0 डे आपको जिस दिन आपने फर्स्ट वैक्सीनेशन लिया, 3rd डे, 7th डे, 14th डे, 28th डे, तो अगर इस बीच में आप देख सकते हैं डॉग को तो आप, और इस बीच में उसकी डेथ हो गई, इवन अगर आज मुझे किसी डॉग ने बाइट किया और 3rd डे उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसको रेबीज ही मान के चले कि रेबीज डॉग होगा, चाहे वो ना हो, क्योंकि हम लेकिन वो डेथ हो चुकी है, पता नहीं कर सकते। आप पता नहीं कर सकते। तो आपको पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल लेना चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं। जो 5 इंजेक्शन 5 इंजेक्शन आप लेने पड़ेंगे, इसमें आप ब्रेक नहीं कर सकते। और कोल्ड चेन होनी चाहिए मेंटेन। आप वैक्सीन ले रहे हैं, प्रॉपर वैक्सीन, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, मैक्सिमम अप टू 8 डिग्री तक टेम्परेचर रहना चाहिए, 0 to 8। इससे अगर ऊपर है तो वैक्सीनेशन जस्ट लाइक डिस्टिल वाटर। इसीलिए हमने देखा पिछले कुछ सालों में ऐसे केसेस भी आए जहां लोगों ने कहा हमने तो पूरा वैक्सीनेशन डोज लिया था पर काम नहीं किया। उसके 2 कारण हैं, एक तो अगर वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन ना हो, जहां से आप ला रहे हैं वहाँ कोल्ड चेन मेंटेन ना हो, फ्रिज में प्रॉपर ना रखा हो, तो वैक्सीन ही असर, वैक्सीन वो डिस्टिल वाटर की तरह ही है, काम नहीं करेगी। सेकंड थिंग, बाइट की साइट ब्रेन से जितना दूर होगी वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन बाजू पर, कंधे पर या हेड के आसपास काटे कोई बाइट होती है तो उस केस में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लेना ही पड़ेगा विद एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। फिर ये जो 5 एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ली हैं इसके अलावा भी लेने की वो आपको लेना पड़ेगा, सिंगल शॉट आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लेना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ साइड पर डाल देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, वो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है,
बाकी रेबीज की वैक्सीन जब तक एंटीबॉडीज बनाएगी बॉडी आपकी, तब तक इम्यूनोग्लोबुलिन काम करेगा। तो ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए है। प्रिकॉशन के इसीलिए कहा जाता है कि कुत्ते ने बॉडी में जितना ऊपर काटा खतरा उतना ज्यादा है, बिल्कुल। पैर पे काटा है तो उतना नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक ही डॉग ने एक 5-6 साल या 10 साल के बच्चे को काटा और उसी डॉग ने एक 60-70 ईयर ओल्ड काटा, तो रेबीज जो होगी, यानी डॉग सेम है लेकिन एज फैक्टर अलग अलग है, तो रेबीज जो सबसे ज़्यादा चांसेस है जल्दी होने के वो बच्चे में है। अच्छा। बुजुर्ग में थोड़ा लेट। अच्छा। क्योंकि रेबीज का वायरस जो ट्रांसमिट करता है ब्रेन की तरफ वो ब्लड से नहीं करता। अच्छा। वो नर्व के द्वारा करता है। अच्छा। तो नर्वस सिस्टम बच्चे का डेवलप्ड है बहुत ज़्यादा, तो वायरस को ट्रेवल करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ओके। और बुजुर्ग आदमी का नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक हो गया, न्यूरॉन्स डेड हो चुके हैं उसकी जी, तो उसमें स्लो मूवमेंट होगा। इसीलिए हम देखते हैं बच्चों के केस ज्यादा खतरनाक जी, हो जाते बच्चों के हैं केस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और जानलेवा भी साबित क्योंकि हो जाते नर्वस हैं। सिस्टम डेवलप है उसके अंदर, न्यूरॉन्स बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, जी, तो ट्रेवल करने में बहुत ईजी रहता है। ऐसी तस्वीरें भी हम डॉक्टर साहब देखते हैं, जैसे किसी डॉग ने बाइट किया, कुछ दिनों के बाद 12-13-14 दिन हो जाते हैं तो वो बच्चे में या किसी अडल्ट में भी अजीब से सिम्टम आने लगते हैं। देखिए, रेबीज के लिए जो एक नॉलेज का जो बहुत बड़ा लैकुना है वो ये है कि लोग ये सोचते हैं आज बाइट किया, वैक्सीन नहीं ली हमने और हमें 1 महीना हो गया, हमें कोई असर नहीं हुआ। डॉग बाइट के केस में 2 तो 3 साल भी बाद भी रेबीज के इंसिडेंट मिले हैं कि उस डॉग ने काटा 2 साल पहले तो रेबीज 2 साल बाद हुआ। कारण ये कि वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर थ्रू बाइट होता है तो लोकल मसल के अंदर मल्टीप्लाई करता है। अच्छा। जब वो देखता है अपना, क्योंकि वो भी एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड है वायरस भी, उसका सिस्टम इस टाइप का है कि वो पहले जज कर लेता है कि इसकी बॉडी में इम्यूनिटी कितनी है, लोकल मल्टीप्लाई करके टिश्यू के अंदर, मसल्स के अंदर, तब वो धीरे धीरे करके ट्रेवल करता है। यानी वो रेबीज का वायरस रह जाता है आपकी बॉडी में और उसका मल्टीप्लिकेशन होगा उसका मसल्स के अंदर, तब वो नर्वस सिस्टम के द्वारा ट्रेवल होकर तब ब्रेन में पहुंचेगा। ब्रेन में पहुंचने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है रेबीज का। एक बार पहुंच गया तो फिर डेथ निश्चित है, फिर बॉडी के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो प्रिकॉशन आपको करना है ब्रेन से पहुंचने से पहले करना है। ओके। एक चीज़ ये भी कही जाती है डॉक्टर साहब, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं डॉग ने सिर्फ लिक किया था या फिर ब्लड तो आया नहीं था, बाइट मार्क्स दिख नहीं रहे हैं, तो फिर वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसमें हल्का सा मैं आपकी जानकारी और बढ़ा देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा डॉग वैक्सीनेटेड है, हमने डॉग वैक्सीनेशन किया हुआ है, प्रॉपर वैक्सीनेशन किया हुआ है, लेकिन डॉग की नेचर होती है जब आप उसे घुमाते हैं, टहलाते हैं, तो रोड साइड पर वो लिक करता हुआ या सूंघता हुआ चलता है। अभी 2 मिनट पहले एक रेबीज का वायरस स्ट्रीट से गुजरा और हम अपने डॉग को ले गए और उसने वो लिक कर लिया, लेकिन वो वैक्सीनेटेड है हमारा डॉग, तो उसको वैक्सीन मतलब वैक्सीनेटेड है तो उसको रेबीज नहीं होगी। और रेबीज इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं हुआ, सिंपल अभी मुंह के अंदर लगा है और उसने उसी वक्त 5 मिनट 10 मिनट बाद किसी को बाइट कर लिया। तो सलाइवा पे जो रेबीज का वायरस है वो हमने इंजेक्ट कर दिया दूसरे में। अगर आप मेरे हाथ के ऊपर रेबीज का वायरस रख देंगे तो मुझे रेबीज नहीं होगी। आप स्नेक विनम मेरे हाथ पे रख देंगे, मुझे सांप का कोई वो नहीं होगा जहर का। लेकिन अगर इंजेक्ट कर देंगे तो आपका डॉग है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपके अगर किसी भी डॉग ने बाइट किया, चाहे आपका पालतू डॉग है, उसको वैक्सीनेशन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी प्रिकॉशन या आप वैक्सीन लीजिए। यानी अगर वो पेट है, वैक्सीनेटेड है तो भी आप 0, 3, 7 3 वैक्सीन ले लीजिए प्रिकॉशन के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उसके माउथ पे, सलाइवा पे अगर कोई वायरस पहुंच गया जी, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाइट करा, खरोंच मारी जी, तो वो इंजेक्ट हो गया। हमारा मतलब है इंजेक्ट होने से वायरस, वो किसी भी रूप में हो सकता है। एक डॉग बाइट के केस में इंसिडेंट 100% है जी, और आपके जो घर के अंदर जो डॉग है उससे भी चांसेस इसलिए हो जाते हैं। तो हम तो राय देते हैं डॉग कोई बाइट करे, वैक्सीनेटेड है तो भी प्रिकॉशनरी आप 0, 3, 7 डेज पे आप ले लीजिए, और नॉन वैक्सीनेटेड तो आपको पूरा लेना है 5 दिन, उसमें कोई पूरा लेना चाहिए। यानी आइडियली पूरा डोज ले लेने में ही भलाई है। ये जब तक है जब तक रेबीज फ्री इंडिया ना हो जाए। हालांकि 2030 तक रेबीज फ्री इंडिया का लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है, लेकिन उसके आड़े में क्या आता है हम सब लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतने कड़े शब्दों में ये फैसला क्यों दिया है ये भी हम सब लोग जानते हैं, इसका विरोध होगा ये भी हम सब लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब,
कितने लोग हैं जो अपने पेट को, यहाँ तो स्ट्रे डॉग्स की बात हो रही है, जी। पेट को प्रॉपरली वैक्सीनेट कराते हैं? कितने लोग हैं जो उनकी बूस्टर डोज का ख्याल रखते हैं? कितने लोग हैं जो स्टरलाइजेशन पर ध्यान देते हैं? देखिए, मेट्रो सिटीज़ के अंदर तो ज़्यादातर, बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर तो इस बात का ध्यान रखते हैं लोग। जी ज़्यादातर लोग कराते हैं वैक्सीन, जी। और प्रॉपर कराते हैं और टाइम पर कराते हैं। हम्म, लेकिन जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ लापरवाही हो जाती है। वहाँ वो लोग ये सोचते हैं, बहुतों को ये नहीं पता कि वैक्सीनेशन होल लाइफ एवरी ईयर करना पड़ेगा। वो बचपन में उन्होंने कराया, उसके बाद उन्होंने आज तक फिर कराया भी नहीं। जब तक जानकारी उनको प्रॉपर, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है लोगों में। जो एक्टिविस्ट है उनको लोगों को एजुकेट करना चाहिए, रेबीज के प्रति एजुकेट करना चाहिए, लेकिन वो उलझ जाते हैं कि वो तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कुछ कर दें डॉग के साथ, या यही कह दें कि इसने मुझे परेशान जी, की, मतलब और फिर उसके पीछे लड़ाई पड़ जाएं। दूसरे वे में चल रही है। हाँ, वो एजुकेट नहीं करते। हाँ। मेरा कहना, एनिमल एक्टिविस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, जी। अच्छी बात जी। है, लेकिन आप एजुकेशन दीजिए, सुप्रीम स्कूलों में कोर्ट- प्रोग्राम रखिए, छोटे छोटे बच्चों को उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम रखिए, उनके माइंड सेट चेंज कीजिए लोगों के। जो अगर हेट भी कर रहे हैं, मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है, डॉग को मारना तो चाहिए नहीं, बिल्कुल। लेकिन उनको एजुकेट कीजिए। मुकाबले उलझने के, उनके अगेंस्ट FIR कराने के, उससे वो एनिमल लवर नहीं हो जाएगा। आप उनको एजुकेट कीजिए, प्रॉपर एजुकेट कीजिए, उनको जानकारी दीजिए। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, वैसे ही एडवोकेट गौरी मुलेखी ने कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, सरकार के पास तो इतनी व्यवस्था ही नहीं है, शेल्टर नाम की जितनी भी चीज़ होती हैं वो एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास, NGOs के पास होती हैं, सरकार के पास तो कोई शेल्टर है ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये काम बहुत मुश्किल रहेगा कि दिल्ली NCR के सारे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स को इकट्ठा करके उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था की जाए? प्रैक्टिकली एक डॉग को फोर्सिबली पकड़ना और उसे शेल्टर तक पहुंचाना कितना मुश्किल काम है? देखिए, आज भी वही काम होता है। स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट पर मौजूद है, उनको आज भी NGO पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद ले जाते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं या वैक्सीनेशन लगाते हैं और फिर छोड़ते हैं वहाँ। इसमें तो फिर भी वर्क बहुत ज़्यादा हो गया। पकड़ना आज भी उतना ही मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन अगर वही काम वो केवल पकड़ने के बाद शेल्टर में ले गए, हाँ, शेल्टर में अभी शुरुआत के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन शायद जितनी प्रॉब्लम्स अब हो रही हैं उससे कम आएंगी। उससे कम थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट, लेकिन NGO अभी भी फंडिंग बेस्ड है, यानी उनके पास अपना कुछ पैसा होता ही नहीं। जी। लोग डोनेशन देते हैं या गवर्नमेंट से लेते हैं, जहाँ भी लेते हो तो एड लें। अगर गवर्नमेंट एड नहीं देती तो NGO को दिक्कत आएगी। एड लें और काम करें। वर्क प्रॉपर होना चाहिए। तो ये जो विरोध हो रहा है, जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि सरकार के पास तो इतनी मशीनरी भी नहीं है और शेल्टर्स तो हमारे ही पास हैं, दोनों मिलके भी तो काम कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, NGO वर्क जो फंडिंग लेते हैं गवर्नमेंट से लेते हैं और बाहर से भी लेते हैं, तो केवल हल्का सा मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें, थोड़ा सा प्रयास अगर करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। NGO सब बेकार नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे NGO हैं जो काम कर रहे हैं। आपके नोएडा में भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल रियलिटी में कर रहे हैं। लेकिन कुछ NGO ऐसे हैं जो वर्क कुछ नहीं कर रहे, ऑन पेपर चल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जानवरों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्ट्रे डॉग हो या कोई भी जानवर हो, उसका ख्याल NGOs ज़रूर रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंसानों के जो अपने राइट्स थे, मूलभूत अधिकार थे जीने के, उन पर खतरा आ रहा था। इसके बाद जाकर ही सुप्रीम कोर्ट को ये कड़े शब्दों में ऐसा कहना पड़ा होगा कि 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर में पहुंचा दो कुत्तों को, वरना आमतौर पर कोर्ट भी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की, उनकी जो उनके सेंटिमेंट है उनका ख्याल रखती है। तो कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ हुई होगी। डिसीजन मुश्किल है, कोर्ट को भी डिसीजन लेना पड़ा होगा, तो मुश्किल उसमें लिया होगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कि जो एक आम पब्लिक को नहीं पता। बिल्कुल। जो कोर्ट ने संज्ञान खुद लिया और इतना डिसीजन लेना पड़ा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो हम समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसका एक संकेत ICMR ने हाल ही में अपनी एक स्टडी में दिया। ICMR ने ये बताया कि देश भर में 90 लाख लोग ऐसे हैं जो जानवरों की बाइट की वजह से किसी न किसी हादसे का शिकार होते हैं। इनमें से 2/3 मामले कुत्तों के काटने की वजह से होते हैं। हमारे देश में हर साल 5,700 लोगों की औसतन मौत रेबीज़ की वजह से हो जाती है। और ये तब है जब सरकार ने ये भी दावा किया है कि 80% मामलों में रेबीज़ वैक्सीन उपलब्ध होती है, लेकिन वो लोगों तक या तो पहुंचती नहीं या फिर लोगों को जानकारी नहीं होती, लोग वैक्सीन लगवाते नहीं हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक रेबीज़ फ्री इंडिया करना है, तो ऐसे में इन फैसलों को लेना ज़रूरी है। रेबीज़ फ्री इंडिया अगले 5 साल में 2030 तक अगर करना है तो हो पाएगा क्या? देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट अगर ठान ले या NGO ठान ले या एनिमल एक्टिविस्ट ठान ले कि ये हमें काम करना है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, संभव है। 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है।
कोई करोड़ों की संख्या में एनसीआर के अंदर डॉग नहीं है, 6 to 10 लाख के बीच में होंगे। तो ऐसा असंभव कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है जिसको अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, कोर्ट ने ये फैसला दिल्ली एनसीआर के ही संदर्भ में दिया, समस्या तो मुंबई में भी होगी, बेंगलुरु पूरे इंडिया के अंदर समस्या है जी। लेकिन पिछले दिनों न्यूज़ जो आई है वो नोएडा, दिल्ली काफ़ी ज़्यादा आई हैं, गुरुग्राम में काफ़ी आई हैं। यानी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादा समस्या, थिकली पॉपुलेटेड, क्योंकि खुद के रहने के लिए जगह बहुत कम है। तो छोटी जगह में भी प्रॉब्लम है, उसकी न्यूज़ बन नहीं पाती, उसकी न्यूज़ आ नहीं पाती। छोटी जगहों में तो रेबीज का इलाज कैसे होता होगा डॉक्टर साहब? नहीं हो पाता। छोटी छोटी जगह गांव के अंदर डेथ रेशियो भी है ज़्यादा, जो न्यूज़ में भी नहीं आ पाता। डेथ होती रहती क्या है। करते हैं कुत्ता काटने पर? कोई देसी नुस्खा भी है क्या? जो इलिटरेट लोग हैं शहरों में भी ऐसे हैं और गांव में भी, कि जो डॉग ने बाइट किया, नमक, मिर्च, हल्दी, इस टाइप की चीज़ें लगा करके और वो उनको बंद कर देते हैं। अच्छा, उन्हें लगता है एंटीसेप्टिक कायदे में डॉग बाइट के केस के अंदर उसको आप टैप वाटर से और सोप लगा करके मिनिमम रनिंग वाटर में 10 मिनट्स तक वॉश करें और कोई ऑइंटमेंट ना लगाएं। अच्छा, कुछ नहीं लगाना आपको, अच्छा, केवल टैप वाटर से आपको वॉश करना है। हाँ। कोई आपको ड्रेसिंग नहीं करनी, ओपन रखना है। खुला रखना है। अगर बाइट का जो साइट है वो आपकी नेक के नज़दीक है तो वहीं लोकल इम्यूनोग्लोबिन भी आपको यूज़ करवाना है और एंटीरियर भी लगवानी है। लेकिन ऐसा इंटीरियर में नहीं हो पाता, ऐसा इंटीरियर में नहीं इंटीरियर में नहीं हो पाता। वो छोटी मोटी चीज़ें काम लगाते हैं, निकालते हैं और पता भी नहीं चलता कि वो उसकी डेथ कैसे हुई, कब हुई। ऐसे इंसिडेंट बहुत है। अभी बुलंदशहर के अंदर भी इंसिडेंट हुआ है, कबड्डी प्लेयर की डेथ हुई है। जी बिल्कुल। अमृतसर के अंदर एक मदर और डॉटर की डेथ हुई है और बहुत से केसेस हैं जो बहुत जल्दी हुए हैं। जी बिल्कुल, हाल फिलहाल में ऐसे मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक बार अगर रेबीज के शिकार कुत्ते ने काट लिया तो फिर मरीज का आमतौर पर बचना, अगर वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ, अगर वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ तो बचना मुश्किल है। दूसरी बात, अगर वो स्ट्रे डॉग है तो वो वैक्सीनेटेड है या नहीं ये पता करना अपने आप में एक टास्क है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ऐसे मरीज के बारे में क्या करेंगे, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। तो जितना कुत्तों का ख्याल रखना ज़रूरी है उतना ही आबादी का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, जो अपनी मजबूरी की यही वजह कोर्ट ने से- कहा है यही कोर्ट ने कहा है कि आप डॉग का ख्याल रख रहे हैं तो ह्यूमैनिटी के नाते आप उनको भी ख्याल रखिए जो बुजुर्ग और बच्चों को काट रहे हैं। कितनी वीडियोस आई हैं कि जिसमें छोटे छोटे बच्चों को, तो उस वक्त जो कुछ एनिमल लवर ने किया कि नहीं, डॉग टेल हिला रहा था और कुछ बच्चे ने कर दिया होगा, लेकिन ऐसी वीडियो आई है बच्चा चुपचाप जा रहा है और इंसिडेंट 6 8 8 10 डॉग उसमें ऐसे बहुत सारी तस्वीरें, बहुत हुए। अनप्रोवोक्ड इंसिडेंट बिल्कुल जिसमें कुछ नहीं किया। और इसीलिए कोर्ट ने ये भी कहा है कि हेल्पलाइन बनाइए, जहां भी डॉग बाइट का मामला हो उस इंसान को पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे मदद के लिए फ़ोन करना है। ये भी सरकार को सुनिश्चित करना है, यानी सबका ख्याल रखा गया है। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया गया है कि इस मामले में आना मत, वरना अवमानना मानी जाएगी। हालांकि ये मामला अभी लंबा खिंचेगा। 8 हफ्ते के अंदर सरकार की मशीनरी कितना इस समस्या को एड्रेस कर पाएगी, ये कहना एक बड़ी बात है। क्या समस्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर की है, ये भी एक बड़ा सवाल है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और वाकई कुत्तों के पैरोकार जो हैं वो एक कन्फाइंड एरिया में कुत्तों को रखने के हक में कितने हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन सबसे बड़ा सरोकार ये है कि अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, जो अब अदालत ने ले ली है। आपको लगता है इससे समस्या का पूरी तरह समाधान संभव है? पूरी समस्या का समाधान तो इससे भी नहीं होगा जी, क्योंकि बहुत सी अड़चनें आएंगी। आप शेल्टर बनाएंगे, शेल्टर बनाने से लेकर के और इम्प्लीमेंट करने तक, इंस्टॉलेशन जब तक कंप्लीट नहीं, आप उसकी जनरेशन को एनिमल बर्थ प्रोग्राम जो है एबीसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, एबीसी प्रॉपर हुआ नहीं। बुक्स में हुआ लेकिन प्रॉपर हुआ नहीं, वरना जनरेशन क्यों बढ़ रही है आगे। बिल्कुल सही बात है। आप उसको मारिए नहीं, उसको परेशान मत कीजिए डॉग को। उसको कभी भी मैं उसको फेवर नहीं करता कि किसी डॉग को मारा जाए, पीटा जाए, कुछ भी किया या हैरेस किया जाए। उसको आप शेल्टर में रखिए, उसका एनिमल बर्थ प्रोग्राम कीजिए, उसको वैक्सीनेशन कीजिए, उसको प्रॉपर डाइट दीजिए, उसकी हेल्थ का ख्याल रखिए। आप डॉक्टर रखिए शेल्टर के अंदर, जितने आप तय कर लीजिए इतने डॉक्टर पे इतना डॉक्टर है जी, रोजगार मिलेगा उनको, डॉक्टर्स को भी मिलेगा और उनको भी प्रॉपर मिलेगा। बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टर साहब, हम लोगों को अगर ये समझा पाएं कि कहाँ उनको सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये डॉग जो है बाइट कर सकता है और वो अपना बचाव कैसे करे। देखिए बचाव, क्योंकि नॉलेज ना होने की वजह से लोग नहीं कर पाते। आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं और डॉग आपको चेज कर रहा है, आप अगर डॉग अपनी 2 व्हीलर की स्पीड बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इंसिडेंट होगा। आप या तो एक्सीडेंट होगा या डॉग बाइट करेगा। आप ब्रेक मार के रुक जाइए, डॉग बाइट नहीं करेगा। तो अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप अगर प्रोवोक नहीं कर रहे और डॉग बाइट के इंसिडेंट तो आप प्रिकॉशन तो कुछ नहीं कर सकते, आप केवल वैक्सीनेशन ले लीजिए। जी,
बाकी अब इस केस को इम्प्लीमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जब शेल्टर में पहुंच जाएंगे तो हो सकता है कुछ राहत मिले लोगों को। कुछ राहत मिले। आमतौर पर लोग प्रोवोक करते हैं तभी ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं या दोनों ऐसा? केस में या बहुत से लोग प्रोवोक भी करते हैं, मारते भी हैं उनको, तो बाइट होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते प्रोवोक। लेकिन बहुत से केस ऐसे देखे हैं जिसके अंदर प्रोवोक भी नहीं किया, चुपचाप जा रहे हैं और बाइट हो गया बैक साइड। क्या कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं डॉग्स की जो ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं? जो इंडी ब्रीड होती है बेसिकली जब वो बचपन में डेवलप हो रही होती है, कहीं ना कहीं उनको हैरिश किया गया होगा, तभी वो बाइट करती है। जैसे इंसानों की साइकोलॉजी है। हाँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने बाइट किया तो मुझे तो नहीं पता कि इस डॉग को कैसे मेंटेन किया गया, कैसे रख रखा हुआ है। हाँ। मेरा तो मतलब केवल डॉग बाइट से है कि मुझे डॉग ने बाइट कर लिया। अब उसको रख रखाव कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ है, अब उसकी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं। मेरे साथ तो इंसिडेंट हो गया, डॉग ने बाइट कर लिया, और रेबीज अगर हुआ तो वैक्सीनेशन भी लेना, नहीं ले पाया तो डेथ। यानी अगर डॉग खराब कंडीशंस में बड़ा हुआ है तो वो वायलेंस हाँ, अगर उसकी बचपन से ही उसको मारा पीटा गया है या हिट किया गया है तो निश्चित रूप से वो अच्छा, बाइट करेगा। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जब हम लोगों के घर जाते हैं, उनके पेट्स होते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये तो ये वाली ब्रीड है, ये बहुत शांत होती है, ये नहीं काटेगी। क्या ऐसा होता है कि कुछ ब्रीड शांत होती हैं, कुछ कुछ ब्रीड शांत होती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बाइट करेगी, क्योंकि वो नॉर्मल जिस घर में आप जा रहे हैं आप उसके लिए अनजान हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको थोड़ा सा दूर रखें। अगर आप डरते हैं डॉग से तो फिर आप वहाँ पे रिलीज नहीं कर पाएंगे। जर्मन शेफर्ड है, पिटबुल है, ये फ्लैट के लिए नहीं बने, नहीं बने। ये फार्म हाउस या आपका बड़ा मकान है वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इनको नहीं रखना चाहिए इनको फ्लैट्स में। आप फ्लैट में रखते हैं लोग, लेकिन वो उतना खुश नहीं रहते, मेंटल स्ट्रेस लेवल उनका रहता ही रहता है, तो इंसिडेंट बढ़ते ही हैं। इंसिडेंट बढ़ते हैं, और जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें पपीज कहा जाता है। हाँ, अगर आपको शौक है आप घर पे रखिए। आप अगर खुद रख रहे हैं तो कम से कम आप वैक्सीनेशन तो डॉक्टर के यहाँ जाके प्रॉपर कराएंगे, आप उसकी बीमारी का ख्याल रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है आप शेयर करेंगे डॉक्टर से, आपको ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन स्टेट डॉग की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट लेती नहीं। एनजीओ की जिम्मेदारी है क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन वो कितना कर पाते हैं, अब प्रॉब्लम उनको भी है, फंड अगर उनके पास कम है तो उतना वो नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन महंगा होता है? वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऐसा महंगा नहीं है। अगर बल्क में कराया जाएगा तो सस्ता पड़ता है। रेबीज का तो एटलीस्ट करा सकते हैं, अगर और बीमारी का नहीं, लेकिन कई बार फंडिंग की उनको भी दिक्कत होती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी एनजीओ बेकार है, बहुत अच्छे एनजीओ है। नोएडा में आपके एक HSA है, हाउस ऑफ स्टे एनिमल, मैं कई बार मैंने विजिट किया है, अच्छा है। संजय मोहपत रही चलाते हैं उसको, अच्छा एनजीओ है, मेंटेन करते हैं और मैनेजमेंट अच्छा उनका। ऐसा नहीं है कि वो एनिमल लवर और उसके बीच में डिफरेंस कर रहे हो या लड़ाई करते हो, पीसफुली काम कर रहे हैं वो अपना। बहुत से एनजीओ मैंने विजिट किए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या फिर वही आती है कि जब आप एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी वो को एग्जिस्टेंस तालमेल नहीं बिठा पाती, और ऐसे में ये कड़े फैसले लेना ज़रूरी होता है। हम उम्मीद करेंगे कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और हमें पूरा यकीन है कि ये बहस अभी देश भर में लंबी चलेगी। उस बहस में भी आपका स्वागत है। आपके जो भी सवाल हों कमेंट सेक्शन में आप छोड़िएगा, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपकी भावनाओं संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए उनका जवाब भी आप तक पहुँचाएंगे, भले ही आप इस साइड ऑफ स्टोरी पर हों या उस साइड ऑफ स्टोरी पर हों, यानी आप पेट लवर हों, पेट हेटर हों या फिर न्यूट्रल राय रखते हो, आप अपनी राय हम तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।